बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, अपन आज पढ़ने वाले हैं जियोलाइट। कैटालाइसिस छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा है लेकिन कैसा है बच्चों? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जियोलाइट उत्प्रेरण। सबसे पहला हमने उत्प्रेरण पढ़ा था, अर्थात जो क्रिया को तेज गति से करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जियोलाइट उत्प्रेरण, अर्थात जियोलाइट के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, जियोलाइट बेटा एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। इनका दूसरा नाम है, लिख लो साथ साथ, उसका दूसरा नाम है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। नाम क्यों है इसका ये भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसका दूसरा नाम है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। जियोलाइट जो उत्प्रेरक होते हैं, एक प्रकार का क्या है, जियोलाइट उत्प्रेरक है। ठीक है, इनके छिद्रों का आकार की वजह से इनका चयन किया जाता है। आकार वर्णात्मक अर्थात शेप सेलेक्टिव, शेप की वजह से इनको सेलेक्ट किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, सबसे पहली बात आपसे जियोलाइट पूछा जाता है, ये क्या चीज है? तो जियोलाइट सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। अगर आप 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आए हो पी ब्लॉक चैप्टर, तो वहां भी हमने पी ब्लॉक पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में भी याद होंगे, हमने वहाँ पे 13वां और 14वां वर्ग वहाँ से पढ़ा हुआ है ना हमने वहाँ से। तो वहाँ पे सिलिकॉन वाला जो हमने पढ़ा था टॉपिक, उसमें लास्ट में था जियोलाइट। थोड़ा सा डिटेल था, अगर थोड़ा सा याद हो तो जियोलाइट सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ से, कि सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल होता है, सिलिकेट का पूरा क्रिस्टल होता है SiO4-2 का। ठीक है, होता क्या है, पूरा सिलिकेट का जो क्रिस्टल बना होता है, मान लीजिए इस तरह का सिलिकेट का क्रिस्टल जो बना हुआ है, उसके अंदर बीच बीच में क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के परमाणु जुड़े होते हैं। अर्थात सिलिकेट का जो क्रिस्टल होता है, SiO4 का जो क्रिस्टल होता है, उसके अंदर बीच बीच में सिलिकॉन के स्थान पर किसके परमाणु आ जाते हैं, एल्यूमिनियम के परमाणु आ जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट। तो जियोलाइट छोटे छोटे छिद्रों से बना हुआ एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या है, MnAlO2 का होल X SiO2 का होल Y MH2O। इधर पे हम बता दें एक चीज, ये जो M है वो क्या है, धातु है। ये जो छोटा n लिखा हुआ है, ये M की ऑक्सीकरण अवस्था है। जैसे मान लीजिए अगर धातु कौन सी है, सोडियम, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, +1। मान लीजिए धातु क्या है, कैल्शियम, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, +2। X क्या है, ये इसकी संयोजकता है। Y भी क्या है, संयोजकता। Z भी क्या है, संयोजकता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो ये पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखनी होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ से बेटा आपको यहाँ से मैंने एक चित्र यहाँ से डाला है, एक इमेज यहाँ से डाली है, जो आपको हालांकि सामान्य तौर पे बुक्स में नहीं मिलती है। आपके दिमाग में सेट करने के लिए वास्तव में जियोलाइट कैसा होता है। जियोलाइट की संरचना में यहाँ आप देख रहे हो ए प्रकार का BCD, ये सभी जियोलाइट होते हैं। इनकी संरचना में आप देख रहे हो बीच बीच में, देखो इस वाले चित्र को देखो आप, बीच बीच में क्या है, छोटे छोटे छेद हैं कि नहीं है, यहाँ पे छेद है। इस वाली संरचना में भी छेद दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। तो ये जो छेद दिखाई दे रहे हैं, तो सूक्ष्म छिद्रित, यही इसको बड़ा करके ऊपर दिखाया गया है। तो यही छिद्रों के आकार के कारण जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ये आपको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। तो हम ये भी कहते हैं कि इनकी जो शेप होती है बच्चों, ये हनी कॉम्ब की जैसी होती है। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान इनकी संरचना होती है। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना होने के कारण या बीच बीच में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब अगर इन छिद्रों के बीच में क्या आ जाए, पानी के अणु आ जाए, किसके अणु आ जाए, पानी के, तो इसे जल योजित, क्या कह रही हूँ बच्चों मैं, जल योजित एल्यूमिनोसिलिकेट कहा जाता है, या जल योजित जियोलाइट कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए इस जल योजित जियोलाइट को इसको गर्म कर दें, क्या कर दें बच्चों, इसको गर्म कर दिया जाए, तो पानी के अणु यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। पानी के अणु बाहर हो जाएंगे तो ये छेद वाली जगह क्या हो जाएगी बच्चों, खाली यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पे यही होता है कि अगर जियोलाइट में से अगर ये छेद वाली संरचना यहाँ से रुक गई है, तो इसको गर्म कर दिया जाता है ताकि पानी के अणु यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे वापस छिद्रित संरचना बन जाती है। होता क्या है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पूरा सिलिकॉन का जालक होता है। सिलिकॉन के स्थान पे क्या होते हैं, छोटे छोटे एल्यूमिनियम के
परमाणु होते हैं और उसी को हम कहते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। दूसरी चीज, इसकी संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी संरचना होती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अलग अलग प्रकार के सिलिकेट आपके सामने दिखाए गए हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं यहाँ से और स्ट्रक्चर। यहाँ से देखते हैं अपन, देखो यहाँ से जियोलाइट की संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, यही समझाया था। इसकी त्रिविमीय संरचना में सिलिकॉन परमाणु के स्थान पर क्या आ जाते हैं, एल्यूमिनियम परमाणु आ जाते हैं। उत्प्रेरक में विभिन्न प्रकार के छिद्र तथा गुहाएं होती हैं। मैंने अभी भी बताया था छोटे छोटे छेद होते हैं या गुहाएं होती हैं। इन छिद्रों का आकार बेटा कितना होता है, 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच में होता है। पिकोमीटर कितना होता है ये मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, अर्थात 0.00000, आप 12 जीरो लगा दीजिए, लास्ट में 1 लगा देना, तो वो क्या होगा 10⁻12 मीटर हो जाएगा। तो 260 पिकोमीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 260 गुणा 10⁻12 मीटर इनका व्यास होता है। और जियोलाइट के इन छिद्रों में अगर जल के अणु भर जाते हैं तो इसे जल योजित जियोलाइट कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी की बात आपके सामने की थी कि इन छोटे छोटे छिद्रों में अगर पानी के अणु आ जाएं तो इसे जल योजित जियोलाइट कहते हैं। तो पहला बिंदु स्पष्ट हो गया, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना होती है। पहला तो स्पष्ट हो गया पॉइंट ये वाला, फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, बीच बीच में क्या जाते हैं, एल्यूमिनियम परमाणु। तीसरा पॉइंट, इनके छेदों का आकार क्या होता है, 260 पिकोमीटर से 740। चौथा पॉइंट, यहाँ से इसे क्या बोलते हैं, पानी के अणु आ जाए तो जलयोजित जियोलाइट भी कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ से जब जियोलाइट को निर्वात में अर्थात जहाँ वायु नहीं उसमें गर्म करते हैं तो पानी के अणु यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अभी अभी आपको स्ट्रक्चर अब ध्यान आ रही होगी बेटा, वो छोटी सी स्ट्रक्चर थी अभी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई थी, बिल्कुल उसे दिमाग में रखिएगा। जल के अणु त्याग दिए जाते हैं तथा अपने छिद्र के आकार के क्रियाकारकों को इन छिद्रों में अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ये पानी के अणु त्यागते हैं तो वो छोटी छोटी छेद जो वहाँ बच जाते हैं, इन छोटे छोटे छेदों में क्या आ जाते हैं, दूसरे क्रियाकारक इसके अंदर आ जाते हैं। और लेकिन इन छिद्रों में वही क्रियाकारक आ पाएगा जिन क्रियाकारकों का आकार इन छिद्रों के समान होगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम आयन आ गया, तो इस कैल्शियम आयन का आकार अगर इस छिद्र के समान है तो इस छिद्र में केवल वही आ सकेगा जिसका छिद्र के जितना आकार होगा। अतः जियोलाइट को वर्णात्मक अवशोषक भी कहते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जियोलाइट का दूसरा नाम क्या होता है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक भी होता है, अर्थात ये अपने आकार के अनुसार ही क्रियाकारक का चयन करता है। अगर इसके छिद्रों का आकार बड़ा है और क्रियाकारक का आकार छोटा है तो वह अणु इसके बीच में नहीं आ पाएगा, या छिद्र का आकार छोटा रह गया और क्रियाकारक का अणु बड़ा रह गया तो वह उस छिद्र में नहीं आ पाएगा, अवशोषित उस क्रियाकारक को नहीं कर पाएगा। तो आपको समझ में आ गया जियोलाइट कैसे एक्टिव होता है। निर्वात में गर्म करते हैं, छेद खाली हो जाते हैं, उस छेद में दूसरा क्रियाकारक आ जाता है। अब बेटा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, एक उदाहरण है हमारे पास सोडियम जियोलाइट। क्या है हमारे पास बेटा, सोडियम जियोलाइट। ये जो सोडियम जियोलाइट होता है बेटा, ये काम आता है पानी को मीठा करने में, खारे पानी को मीठा करने में। देखो एक बार इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बेटा, देखेंगे हम यहाँ से। देखो बच्चों यहाँ से एग्जाम्पल है अपना सोडियम जियोलाइट, ठीक है। सोडियम जियोलाइट का सूत्र जो है ना दिमाग में छाप लो, छाप लो का मतलब हो गया अच्छी तरह याद कर लो। क्या है सूत्र, Na2Al2Si2O8। जो गोविंदगढ़ स्कूल स्टूडेंट्स, आपको मैं बोलूंगी बिल्कुल आपको याद आ गया होगा, 11th क्लास में पढ़ाया था और पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि 12th क्लास में इसको याद रख लेना, भूल मत जाना कि सोडियम जियोलाइट हम पढ़ के आए थे। तो अब देखिए यहाँ से सोडियम जियोलाइट कैसे काम करता है पानी को मीठा बनाने के लिए। लाइन पढ़िए, आयन विनिमय द्वारा। आयन विनिमय का मतलब क्या होता है, एक आयन हटे और दूसरा आयन आ जाए। तो सोडियम जियोलाइट कैसे काम करेगा वो यहाँ देखिएगा आप। ये जो अपने पास स्ट्रक्चर मैंने मान ली, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, पूरी अपने पास सोडियम जियोलाइट की है, ठीक है। अब क्या होगा, जो कठोर जल होता है बेटा, इसके अंदर कौन सा आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो छिद्र होते हैं यहाँ से ये सोडियम आयन को कौन सा आयन प्रतिस्थापित कर देता है, कैल्शियम आयन प्रतिस्थापित कर देता है। तो सोडियम आयन तो चले जाते हैं पानी में और इसकी वजह आ जाते हैं कैल्शियम आयन। देखो आयन विनिमय लिखा हुआ है, तो वो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे से निकल के कैल्शियम आयन जो होता है वो इनकी जगह आने लग जाता है। सोडियम आयन तो सोडियम जियोलाइट से बाहर निकल जाता है और
कैल्शियम आयन इसके अंदर आने लग जाता है, अर्थात ये हमने ऐसे कह दिया, ये हमने पानी लिया, कैसा पानी है बेटा, खारा पानी है, ये खारा पानी है, ठीक है। इसके अंदर हमने किसको डुबोया, हमने ये जियोलाइट, ये क्या है अपना जियोलाइट है, ठीक है। सोडियम जियोलाइट को छोटे में लिख रही हूँ NaZ, इसको सोडियम जियोलाइट को हम शॉर्ट में NaZ भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में आता है तो सूत्र यही लिखना होगा, NaZ है। इसको डुबोया, अब इसके अंदर से क्या होने लगेगा बेटा, जो अपना वो होगा कैल्शियम जियोलाइट, कैल्शियम आयन जो होंगे वो कैल्शियम आयन तो इसके अंदर जाने लगेंगे और सोडियम आयन इससे बाहर आने लगेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, आयन विनिमय कहते हैं। तो अगर पानी में से पूरा की पूरा कैल्शियम हट जाए और सोडियम इसके अंदर आ जाए तो क्या होगा उसमें, इस वजह से क्या हो जाएगा बेटा, वो पानी कठोर जल से क्या हो जाएगा, मीठा बन जाएगा। अब आगे देखो, नेक्स्ट है अपना ZSM5। ZSM5 भी एक प्रकार का क्या है, यहाँ से जियोलाइट ही है। इसका यूज अल्कोहल को पेट्रोल का दूसरा नाम लिख दिया है, गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ZSM5 अगर आपसे पेपर में आता है कि जियोलाइट के कोई दो उदाहरण बताइए, तो आप बताएंगे सोडियम जियोलाइट और ZSM5। सोडियम जियोलाइट जो होता है बेटा, ये कठोर जल को क्या करता है, मीठा करता है, जबकि ZSM5 अल्कोहल को पेट्रोल में चेंज करने के काम आता है, ठीक है। अल्कोहल ले लो या है एथेनॉल ले लो, पेपर में आता है अल्कोहल, एथेनॉल से गैसोलीन बनाने में, गैसोलीन शब्द भी आ सकता है, बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तर क्या आएगा, ZSM5। और जियोलाइट को शॉर्ट रूप में NaZ भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये जियोलाइट का एक छोटा सा वीडियो था, जो कि वीडियो छोटा सा है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो बेटा एग्जाम्पल से ही आता है मेनली आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेटा अगर अच्छा लगता है आपको तो कृपया कमेंट करके मुझे बताया भी तो कीजिए कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है पढ़ना, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगता है तो। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।